क्वेश्चन ही करेंगे आज भी फ्रिक्शन के, तो कई सारे आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। कल किया था हमने कुछ, आज इन्हीं में और कई टाइप के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं। एक क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है JEE का, ये क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का। तो पहले IIT 2 फेज में एग्ज़ाम लेता था, एक स्क्रीनिंग और एक एडवांस करके, तो उसी का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। टफ नहीं है, बस कुछ मिस नहीं करना है। ये m मास है, m गिवन है, मास ये गिवन है आपको √3 kg। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है सरफेस और इसके बीच में, ऑब्जेक्ट के बीच में, ये न्यू इक्वल टू 1/2√3। और F फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है एंगल पे। ये कितना एंगल बना रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल से बना रहा है से 60 डिग्री का एंगल। ये 60 डिग्री के एंगल पे हॉरिजॉन्टल से F फोर्स लग रहा है। बाकी चीज़ें आपको फिगर में दिख रही है, m इक्वल टू √3 kg, न्यू इक्वल टू 1/2√3। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F, कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F, कैपिटल F, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल F so that block doesn't slide, maximum value of capital F so that block doesn't slide। ठीक है ना। तो कैपिटल F की मैक्सिमम वैल्यू, तो ऑप्शन कुछ ऐसा है, मान लो 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, और पूरे समाज के भले के लिए नन ऑफ दिस या नन ऑफ एबव। आपके पास टाइम है, ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। कंडीशन पता है स्लाइड नहीं करने के लिए क्या होना चाहिए, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन से कम होना चाहिए, फ्रिक्शन शुड ग्रेटर देन इक्वल टू नेट फोर्स। तो ट्राई करो। अब देखो क्या है कि फोर्स F है ना, इस फोर्स के ये फोर्स तो F नहीं चला रहा होगा, इसका कंपोनेंट चला रहा होगा। इसके किसी एंगल पे है तो 2 कंपोनेंट ले सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ वाला क्या हो जाएगा, F cos थीटा, यहाँ 60 है तो F cos 60। एक कंपोनेंट एरो समझ लो जिधर है, तो कंपोनेंट भी इधर होगा, एक इधर होगा, एक इसके परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर, एक कंपोनेंट इधर होगा। एंगल के साथ वाला होता है cos, ये बन जाएगा cos, और ये क्या हो जाएगा sin, ये हो जाएगा F sin 60। ठीक है। अब एक बात बताओ, इसको धक्का कौन देगा, F cos 60 कि F sin 60? F cos 60 जो हॉरिजॉन्टल लग रहा है, तो F cos 60 इसको धक्का देगा, तो F cos 60 धक्का देके इसको किधर ले जाना चाहेगा, राइट साइड। तो F cos 60 की वजह से एक्सीलरेट अगर करेगा तो किधर करेगा, राइट साइड। पर ये एक्सीलरेट नहीं करेगा क्योंकि स्लाइड करने की बात नहीं की, तो धक्का किधर देना चाह रहा है, राइट साइड। फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर, लेफ्ट साइड। तो फ्रिक्शन को हमने स्मॉल f से लिखा। सिंपल सा कंडीशन क्या होता है कि ब्लॉक स्लाइड ना करे, तो स्लाइड ना करने के लिए क्या होना चाहिए कि नेट फोर्स जो है वो शुड लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, Fs मैक्स होना चाहिए। लिमिटिंग के मैक्सिमम से नेट फोर्स क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक, यानी F शुड, यहाँ पे कौन फोर्स मूव करा रहा है, यहाँ नेट फोर्स। यहाँ नेट फोर्स जो मूव करा रहा है वो क्या है, F cos थीटा। तो नेट जो मूव करा रहा है वो क्या है, F cos 60। यहाँ नेट फोर्स क्या है, F cos 60। चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो लगेगा वही हॉरिजॉन्टली मूव कराएगा, तो F cos 60 शुड लेस देन इक्वल टू Fs मैक्स। Fs मैक्स क्या होता है, न्यू एसन। और n इक्वल टू, यहां से देखोगे तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो वेट लग रहा है। वेट क्या लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, एक वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और कंप्रेस ऐसे हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इसके अपोजिट ऐसे ऊपर की तरफ n। तो अपवर्ड वर्टिकल फोर्स कौन सा लग रहा है, n, और डाउनवर्ड फोर्स कौन लग रहा है, एक mg, और एक F का कंपोनेंट देखोगे ये भी डाउनवर्ड चला गया। तो जब हम n निकाल रहे हैं यहाँ पे, ये नहीं होना चाहिए कि F का कंपोनेंट हमसे मिस हो जाए, क्योंकि वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। बस यही मिस ना करे, इसी के लिए क्वेश्चन दिया है। अगर n इक्वल टू mg होता तो क्वेश्चन नहीं पूछता। पूछने का वजह, ढंग का क्वेश्चन थोड़ा इसलिए हो जा रहा है क्योंकि F का कंपोनेंट हमसे ना मिस हो जाए। तो यहाँ पे अगर n देखते हैं तो n इक्वल टू क्या है, यहाँ पे हियर n इक्वल टू, या इधर यहाँ लिख देता हूँ, हियर n इक्वल टू यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक तो
वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है तो वर्टिकली फोर्सेस बैलेंस होंगे। ये वर्टिकल अपवर्ड फोर्स N है, वर्टिकली डाउनवर्ड mg है, और F का कंपोनेंट भी क्या होगा, एरो नीचे की तरफ में। तो टोटल जो होगा mg प्लस ये क्या हो जाएगा, F साइन थीटा, थीटा 60 है तो लिख सकते हो F साइन 60। बस हो गया काम। अब यहां पुट कर लो या जैसे लिखो। अब देखो F cos 60, यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मैक्सिमम वैल्यू। तो F cos 60 जो है वो फ्रिक्शन शुड इक्वल टू ये दिस। तो यहां पे F जब निकालेंगे तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू दिस, या तो इसके इक्वल होगा या इससे कम होना चाहिए। F या तो इसके इक्वल होना चाहिए या इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसके इक्वल मैक्सिमम वैल्यू होगा या उससे कम तो छोटी वैल्यू होगी। हमसे क्या पूछा गया, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू यानी इसके इक्वल। तो न्यू एस एन, एन क्या है, mg प्लस एफ साइन थीटा, थीटा दे रखा है 60 तो एफ साइन 60 लिख दिया, बस काम खत्म। मेन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। ये स्टेप आपने लिख लिया, ये लिख लिया, क्वेश्चन खत्म। उसके बाद वैल्यू रखना है बस। अब सबकी वैल्यू पता है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये f/2। न्यू एस क्वेश्चन में दे रखा है, डेटा ऐसा दे रखा है ना कि क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा आराम से। 1/2√3, mg कितना है √3, g कुछ नहीं बोला गया तो आप 10 ले लो, या क्वेश्चन में कह दिया जाएगा या कह दिया गया था कि g को 10 लेना, तो g को 10 ले लिया। साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है f√3/2। अब 2 से 2 ये यहां से यहां कटा दो, गया काम तमाम। तो f इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा, √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। इस टर्म में क्या बचेगा 10, इस वाले टर्म में बचेगा 10, अंदर √3 मल्टीप्लाई किया, √3 कैंसिल, फिर इस √3 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √3 से √3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा f/2। तो f प्लस f/2 इक्वल टू 10। मुझे f निकालना है तो f/2 को भेजा उधर लेफ्ट साइड, तो f माइनस f/2 इक्वल टू 10, और f माइनस f/2 करोगे मतलब क्या होगा f/2। तो f/2 इक्वल टू 10, तो f इक्वल टू 2 इंटू 10, और 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 20। f इक्वल टू आंसर क्या हो जाएगा 20 न्यूटन। तो बात समझे। तो इसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है। मेन जो आपका है कि नेट फोर्स कॉन्सेप्ट है शुड लेस देन इक्वल टू स्टैटिक का मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन। और यहां पे n क्या लिखा जाएगा, तो n में हमसे f का कंपोनेंट मिस ना हो। बात समझ में आई क्या, क्लियर है, इसको नोट करो। नॉर्मल हमने क्या किया, नॉर्मल में हमने टोटल इसका मोशन किधर होगा, इसका मोशन हॉरिजॉन्टली होगा, वर्टिकल मोशन तो होगा नहीं। तो हमने वर्टिकल फोर्सेस को क्या किया, बैलेंस किया। तो वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, चूंकि वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा तो वर्टिकल जितना अपवर्ड फोर्स उतना वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स। तो वर्टिकली अपवर्ड फोर्स कौन लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, और डाउनवर्ड वर्टिकली कौन लग रहा है mg, और एक और फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है f का कंपोनेंट नीचे की तरफ में, चूंकि एरो इधर है तो f साइन थीटा। तो वर्टिकली डाउनवर्ड दो फोर्स लग रहा है mg और f का कंपोनेंट mg प्लस f साइन थीटा, mg प्लस f साइन थीटा डाउनवर्ड, n अपवर्ड। अगर मैं वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस कराऊंगा तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स क्या है n, और डाउनवर्ड फोर्स क्या है f साइन थीटा प्लस mg। तो मुझे n निकालना है, या तो n गिवन होता क्वेश्चन में, n कहीं गिवन नहीं, हमको पता करना है। n नहीं गिवन है तो हमको ये सब पता है, mg m पता है, g 10 का दिया लेने को, f पता है निकालना ही है, तो हमको ये नहीं पता तो हमको ये पता है। तो n चूंकि बैलेंस कर रहा है इसको, या तो n पता होता या फिर हम mg प्लस f साइन थीटा निकालते हैं n पता करने के लिए, तो n की जगह पे रख दिया mg प्लस f साइन थीटा। समझे बात। तो ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं और लिखो, क्वेश्चन लिखो। A horizontal force of 10 Newton, a horizontal force of 10 Newton is necessary, 10 Newton is necessary to just hold a block, 10 Newton is necessary, बोर्ड पे लिखा है, to just hold a block stationary, block stationary
अगेंस्ट ए होल्ड ए ब्लॉक स्टेशनरी अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल, against a vertical wall. Just hold a block stationary against a vertical wall. ठीक, wall. If coefficient of friction between the block and the wall, coefficient of friction between the block and the wall is 0.2. Block and the wall is 0.2. तो आपको बताना है then find the weight of block. तो बताना है ब्लॉक का वेट कितना होगा. then find the weight of block. ट्राई करो. देखो क्वेश्चन कितना आंसर आया आप लोग का, 5 न्यूटन. देखते हैं आप एक क्वेश्चन पहले समझे. देखो क्या है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन का लगा रहे हैं एक ब्लॉक को स्टेशनरी रखने के लिए जस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल. मान लो ये वर्टिकल वॉल है, ये तुम्हारा जो व्हाइट बोर्ड है ये वर्टिकल वॉल है. एक ब्लॉक को रखें, समझो अगर ब्लॉक को ऐसे रखेंगे तो ये नीचे आ जाएगा. इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इसकी टेंडेंसी होगी नीचे आने की. अगर चाह रहे हैं हम कि इस जगह पे टिका रहे, अगर हम चाह रहे हैं कि नहीं ये यहाँ टिका रहे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कंप्रेस करना पड़ेगा. ऐसे अब टिका रहेगा. तो बोला गया कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया. कैसे, हॉरिजॉन्टली मतलब इस तरह से ऐसे लगाया गया. 10 न्यूटन का फोर्स इस पे ऐसे लगाया गया टू जस्ट होल्ड ए ब्लॉक स्टेशनरी. वर्टिकली लगाते तो ऐसे लगाते, ऐसे नहीं लगाएंगे, ऐसे लगा रहे हैं. अब ये क्या स्टेशनरी है, अब ये इसको स्टेशनरी बना के रखा हुआ है, ये हटाते नीचे आ जाता. हमको इसका वेट बताना है. क्वेश्चन समझ में आ गया. अब देखो इस तरह से दीवार था, एक ब्लॉक था, ठीक है. इस पे क्वेश्चन में कहा गया कि हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाया जा रहा है कितना का, 10 न्यूटन का ना, ये 10 लगाया गया. अच्छा कंप्रेस कैसे कर रहे हैं, ऐसे. नॉर्मल रिएक्शन किधर लगता है, कंप्रेशन के अगेंस्ट. अगर कंप्रेस ऐसे कर रहे हैं राइट साइड, तो नॉर्मल रिएक्शन इसके अपोजिट परपेंडिकुलर लगेगा. यानी नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा, ऐसे. एन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं. और कौन सा फोर्स लगेगा, वेट लगेगा. किधर, वर्टिकली डाउनवर्ड. तो वेट के कारण ये क्या होगा, नीचे आना चाहेगा. वेट के कारण ये नीचे आना चाहेगा. वेट कितना लगेगा, mg. ठीक, और कोई फोर्स लगेगा क्या, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है ना, फ्रिक्शन लगेगा. फ्रिक्शन किधर लगता है, स्लाइडिंग के अगेंस्ट. इसकी टेंडेंसी क्या, नीचे आने की ना, तो नीचे आने की है. तो फ्रिक्शन अगर स्लाइडिंग नीचे हो रहा है तो उसके अगेंस्ट, यानी फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ. क्लियर है. हमसे पूछा गया वेट, जस्ट होल्ड ए ब्लॉक स्टेशनरी, मतलब उतना ही जितना स्टेशनरी रखने के लिए चाहिए, बस उतना ही, उससे थोड़ा भी ज्यादा नहीं. जितना पे एग्जैक्ट स्टेशनरी रह जाएगा उतना ही फोर्स से कंप्रेस कर रहे हैं. अगर ये इक्विलिब्रियम में मतलब स्टेशनरी है, स्टेशनरी होगा यानी इसकी टेंडेंसी क्या, नीचे आने की. नीचे नहीं आ रहा, इसका मतलब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स क्या होंगे, बैलेंस होंगे. तो यहां पे क्या होगा कि वेट शुड इक्वल टू क्या होगा, वेट शुड इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा. F वेट शुड इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो वेट को या तो W से लिखो या पूरा mg से लिख लिया, जिससे भी लिखना है, इक्वल टू फ्रिक्शन, बैलेंस किया होगा. क्लियर. और फ्रिक्शन हम क्या बोलेंगे, इक्वल टू न्यू एन. फ्रिक्शन ये बोलते हैं ना, F इक्वल टू न्यू एन. अब यहां पे n कितना है, कंप्रेस कर रहे हैं 10 न्यूटन से. कंप्रेशन के अगेंस्ट नॉर्मल रिएक्शन लगता है, एक्शन का रिएक्शन. तो एक्शन कितने का हो रहा है, 10 न्यूटन. तो नॉर्मल रिएक्शन बताया है, इस केस में कितना होगा, n इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, 10 न्यूटन. नॉर्मल रिएक्शन कितना है, 10. यहां पे बात आ रही है समझ में. तो यहां न्यू एन, न्यू कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 0.2 और इंटू एन है 10. तो 0.2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 2. तो वेट यही है, mg इक्वल टू वेट, वेट इक्वल टू फ्रिक्शन, यानी कि वेट कितना आएगा आंसर, 2 न्यूटन. बात समझ में आई, क्लियर है. अगर ये क्लियर है तो एक क्वेश्चन अभी दे रहा हूं, जस्ट इसके बाद ट्राई करो. ऐसा ही कॉन्सेप्ट लगेगा, थोड़ा सा कंपोनेंट का भी ख्याल करना पड़ेगा.
कि इसी तरह से ब्लॉक है, मैं यहाँ पे सेम है, कहानी लिखा नहीं रहा, सेम कंडीशन है सब कुछ, बस फोर्स के डायरेक्शन में अंतर होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं लग रहा है। अब फोर्स मैं ऐसे लगा रहा हूं, मान लो ये एफ फोर्स ऐसे, ठीक, एफ फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, कितना एंगल है, तो हॉरिजॉन्टल से मान लो थीटा एंगल पे लगा रहा हूं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल। अच्छा, कई बुक में ना देखो, मैं सिंबॉलिकली यहां दिखा देता हूं, बुक में ना आपको ऐसे भी दिखाता है, तो उससे नहीं घबराना है, कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे दिखा देता है, क्योंकि एग्जैक्टली बीच में सेंटर पे लगेगा तो ऐसे थीटा दिखा देता है, तो कोई मतलब नहीं है, हमको हॉरिजॉन्टल से मतलब है, हमको मतलब है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, तो एफ ऐसे लग रहा है, थीटा एंगल पे लग रहा है फोर्स। फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट की वैल्यू दोनों के बीच में दे रखा है न्यू, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट की वैल्यू दे रखा है ब्लॉक और वॉल के बीच में न्यू। सेम बात है, आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, लिख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ कैपिटल एफ सो दैट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ कैपिटल एफ सो दैट ब्लॉक doesn't slide. Find the value of capital F so that block doesn't slide. अच्छा, ब्लॉक का मास दे रखा होगा, तो मास ऑफ ब्लॉक जो दे रखा है, मास ऑफ ब्लॉक जो है वो दे रखा है m, ब्लॉक का मास दे रखा होगा तो ब्लॉक का मास दे रखा है m। F फोर्स लग रहा है किसी एंगल पे, कितने एंगल पे, तो थीटा एंगल पे, आपको F की वैल्यू बतानी है ताकि ये ब्लॉक स्लाइड ना करे। अब ऑब्वियस है, आंसर किस में दोगे, तो जितने डेटा है न्यू में दोगे, एम में दोगे, जी रहेगा, जी रह सकता है क्योंकि कांस्टेंट है, तो मुझे आंसर बताओ, ट्राई करो। आपके हिंट के लिए ऑप्शन दे देता हूं, तो ट्राई कर सकते हो, न्यू एम जी बाय कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा, बी न्यू एम जी बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एम जी बाय कॉस थीटा माइनस न्यू साइन थीटा, और डी है एम जी बाय साइन थीटा माइनस न्यू कॉस थीटा। तो ये चार ऑप्शन है, ट्राई करो, बताओ। देखो इसका ट्राई करो, कितना बता रहे हो, एक बालक बता रहा है सी, चलो देखते हैं। अच्छा, ऑप्शन देख लेना, न्यू एम जी बाय कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा, न्यू एम जी बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एम जी बाय न्यू कॉस थीटा कर दिया, ठीक है, न्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एम जी बाय न्यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फोर्स एफ की वैल्यू बतानी थी। अब एक बात समझो, यहाँ पे एफ फोर्स डायरेक्टली हॉरिजॉन्टली नहीं लग रहा, ये कंप्रेस जो हो रहा है, ये चूंकि वॉल के अगेंस्ट ऐसे खड़ा है, तो कंप्रेस जो होगा ना ये ऐसे होगा इस डायरेक्शन में, यानी कंप्रेस ऐसे हॉरिजॉन्टली होगा, कंप्रेस ऐसे होगा, तो यहाँ एफ कंप्रेस नहीं करेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एफ नहीं है, परपेंडिकुलर में एफ का कंपोनेंट है, एफ का कंपोनेंट मतलब ये, एफ का कंपोनेंट मतलब क्या है, एफ कॉस थीटा, तो इसको कंप्रेस एफ नहीं कर रहा है, इसको कंप्रेस कौन कर रहा है, एफ कॉस थीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में यही लग रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन में परपेंडिकुलर यही लग रहा है। अच्छा, एफ कॉस थीटा ये एफ ये है, दो कंपोनेंट एंगल के साथ वाला कॉस, दूसरा कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर डाउनवर्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये, एक कंपोनेंट कॉस, दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। और क्या लगेगा, वेट लगेगा, वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। और कोई फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन किधर लगता है, कंप्रेशन के अगेंस्ट। कंप्रेस कैसे होगा, हम ऐसे, कंप्रेस टिका होगा हमेशा इस तरह से, तो कंप्रेस ऐसे हो रहा है वॉल के अगेंस्ट, क्योंकि पूरा सरफेस जो इसका वॉल से अटैच ऐसे है, तो पूरा सरफेस का जो कांटेक्ट बना है ऐसे, तो कंप्रेस इधर हो रहा है एक्शन, तो उसका रिएक्शन क्या मिलेगा, उल्टा, तो एक्शन का रिएक्शन, एक्शन इधर है, रिएक्शन इधर है, नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा, एन। तो यहां पे क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन एफ नहीं है, एन इक्वल टू है एफ कॉस थीटा, तो एफ का कंपोनेंट कंप्रेस कर रहा है, क्योंकि एफ के दो कंपोनेंट है, देखो एक कंपोनेंट कंप्रेस कर रहा है और एक कंपोनेंट इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है, एफ साइन थीटा नीचे की तरफ पुश कर रहा है, कॉस थीटा इसको दबा रहा है, तो कंपोनेंट यहां पे एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ कॉस थीटा, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एक्शन का रिएक्शन। क्लियर है। अब देखो स्टेशनरी रहने के लिए यहां भी वही मामला होगा फॉर ब्लॉक। अच्छा, और कोई फोर्स लगेगा क्या, ब्लॉक की टेंडेंसी क्या होगी,
नीचे आने की ना, ब्लॉक की टेंडेंसी होगी नीचे आने की। तो नीचे कौन कौन लग रहा है, एक तो वेट लग रहा है, ये नीचे लाना चाहेगा, और क्या लग रहा है, एक एफ का कंपोनेंट एफ साइन थीटा, इसका भी एरो इधर है तो दो कंपोनेंट एरो उसी अकॉर्डिंग होगा, ये भी नीचे, तो ये दोनों तो नीचे लग रहा है, तो एफ साइन थीटा एम जी नीचे लाना चाहेगा। फ्रिक्शन क्या लगेगा, स्लाइडिंग के अपोजिट फ्रिक्शन क्या लगेगा, ऊपर, स्मॉल एफ से लिखा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लगा ऊपर। तो यहां पे जो फ्रिक्शन है बैलेंस किसको करेगा, फॉर ब्लॉक टू बी स्टेशनरी, ब्लॉक स्टेशनरी होने के लिए, टू बी स्टेशनरी, ब्लॉक की टेंडेंसी होगी वेट के कारण क्या होगा, वर्टिकल वॉल पे नीचे आने की। अगर चाहते हैं नहीं ब्लॉक स्टेशनरी रहे तो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स बराबर होनी चाहिए। तो इस केस में एफ शुड इक्वल टू क्या होना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए एमजी को, और एफ के का कंपोनेंट में नीचे आ रहा है, ये दोनों मिलकर नीचे की तरफ पुश कर रहा है, फ्रिक्शन को इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ओवरकम। बात क्लियर है। तो यहां से तुम्हारा एफ इक्वल टू दिस, अच्छा एफ इक्वल टू हम क्या बोलते हैं, न्यू एन, तो न्यू एन शुड इक्वल टू एम जी प्लस क्या बोलेंगे, एफ साइन थीटा। अच्छा न्यू एन, एन क्या है, एफ कॉस थीटा, और कुछ है एन क्या, एन यहां पे देखोगे केवल एफ कॉस थीटा ही लग रहा है, एन के परपेंडिकुलर क्या लग रहा है, एन परपेंडिकुलर ऐसे कंप्रेस कर रहा है, इसके अगेंस्ट क्या एफ कॉस थीटा ही केवल लग रहा है, हाँ केवल एफ कॉस थीटा लग रहा है, क्योंकि कंप्रेशन के अगेंस्ट होता है, कंप्रेस जो हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, तो एन इक्वल टू क्या होगा, एफ कॉस थीटा। तो एन की जगह लिख लेते हैं एफ कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। अब मुझे बताना क्या है, एफ बताना है, एफ बताने के लिए एक काम करते हैं, एफ को एक तरफ ले आते हैं, तो इस एफ को जब इधर लाओगे तो क्या होगा, न्यू एफ कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम जी। अब मुझे एफ निकालना है तो एक काम करें, दोनों में से एफ को कॉमन ले लेते हैं, तो एफ को जब कॉमन लोगे तो यहां क्या बचेगा, न्यू कॉस थीटा इसमें, और दूसरे टर्म में क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा, क्योंकि एफ निकालना था तो बाकी टर्म में एफ को कॉमन ले लिया, तो यहां से अगर एफ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एम जी, और ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, एम जी बाय न्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर बात है, तो आंसर क्या होगा, सी। ठीक बोले, तो बात को समझे, कोई दुख तकलीफ इसमें नहीं, ठीक क्वेश्चन था, इसको नोट कर लो। ये क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो ये क्लियर है, कुछ नहीं था इसमें, क्या होगा बताया, समझ गए। ब्लॉक की टेंडेंसी क्या होगी, ब्लॉक ऐसे रखा है, इसकी टेंडेंसी होगी नीचे आने की, ऐसे नीचे आना चाहेगा, इसको छोड़ देंगे ये क्या होगा, नीचे आना चाहेगा। अब अगर नीचे आना चाह रहा है, नीचे कौन ला रहा है, एक तो वेट ला रहा है, और यहां पे चूंकि एफ भी लग रहा है, तो एफ का दो कंपोनेंट, एक एफ कॉस थीटा इसको दबाएगा, कंप्रेस करेगा, और एफ साइन थीटा का एरो नीचे की तरफ, एफ साइन थीटा भी इसको किधर लाएगा, नीचे की तरफ। तो इसका वेट और एफ का कंपोनेंट एफ साइन थीटा दोनों मिलकर इसको नीचे लाना चाह रहा है। तो अगर ये स्लाइडिंग इसकी नीचे हो रही है तो स्लाइडिंग के अगेंस्ट फ्रिक्शन लग रहा है, स्लाइडिंग नीचे है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर। फ्रिक्शन अगर ऊपर है और स्लाइडिंग नीचे है, अगर चाहते हैं अपनी जगह पे बना रहे तो जितना नीचे वाला फोर्स है उसको ऊपर वाला फोर्स बैलेंस करे। नीचे लाने की कोशिश एमजी और एफ साइन थीटा कर रहा है, तो ऊपर वाला फ्रिक्शन इसको बैलेंस करे, तो एफ शुड इक्वल टू एमजी प्लस एफ साइन थीटा। तो मेन क्वेश्चन तो यही हो गया, दो ही चीज क्वेश्चन में था, बस ये एक लिखना आना चाहिए, ये लिख लिया, उसके बाद एफ इक्वल टू न्यू एंड एन इक्वल टू क्वेश्चन में देख लेंगे एफ कॉस थीटा, बस होगी, बाकी सॉल्व किया तो क्लियर है। एक क्वेश्चन लिखो, अभी लिखो लिखो, ए बॉडी ऑफ वेट, a body of weight, a body of weight given है 64 न्यूटन, a body of weight 64 न्यूटन is pushed, लैंग्वेज पे ध्यान देना, is पुश किया गया with just enough force, is pushed with just enough force, pushed with just enough force to start it moving, just enough force to start it moving, just enough force to start it moving, ठीक है ना।
just enough force to start it moving across a horizontal floor, across a horizontal floor, across a horizontal floor, horizontal floor, and same force उतना ही फोर्स, सेम फोर्स कंटिन्यू टू एक्ट, सेम फोर्स कंटिन्यू टू एक्ट आफ्टरवर्ड्स, उतना ही फोर्स बाद में भी लग रहा है, सेम फोर्स कंटिन्यू टू एक्ट आफ्टरवर्ड्स, मतलब बाद में भी उतना ही फोर्स लग रहा है, सेम फोर्स कंटिन्यू टू एक्ट आफ्टरवर्ड्स, ठीक। यहां दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन दी क्या है, बॉडी एंड फ्लोर, बिटवीन दी बॉडी एंड फ्लोर इज 0.6, body and floor is 0.6 and coefficient of kinetic friction या dynamic friction बोलते हैं, coefficient of dynamic friction between body and floor is 0.4। डायनेमिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक से कम होती है, तो डायनेमिक फ्रिक्शन दिया है 0.4, बिटवीन द फ्लोर इज 0.4। तो आपको बताना है देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, then find the acceleration of the body, then find acceleration of the body, then find acceleration of the body। तो बॉडी का एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन चाहिए तो मैं सीधा ऑप्शन ही लिख देता हूं, 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना कौन सा हो सकता है। एक G बाय A इक्वल टू G बाय 6.4, G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक ना, तो G बाय 6.4। अगला ऑप्शन चाहिए तो अगला है कुछ मान लो इक्वल टू 0. कुछ लिख लो 64G। तीसरा ऑप्शन है G बाय 32 और चौथा ऑप्शन है 0.2G। ये 4 ऑप्शन है, यानी G को G ही छोड़ देना है। एक बार क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो बात समझ में आएगी, फिर मैं जब बताऊंगा तो बताऊंगा ही। अभी फिलहाल एक आध मिनट ट्राई करके देखो। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। आपको स्टैटिक और काइनेटिक बताया था क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, वेरी करती है, कितना होता है, 0 टू सर्टेन मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग बोलते हैं। लिमिटिंग से ज्यादा जहां मिलेगा मोशन स्टार्ट हो जाता है, मोशन स्टार्ट हो गया तब जो फ्रिक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला गया कि ए बॉडी ऑफ वेट समथिंग गिवन है 64 न्यूटन पुश्ड विथ जस्ट इनफ फोर्स टू स्टार्ट द मोशन, जस्ट इनफ मतलब उतना ही फोर्स जितना स्टार्ट करने के लिए चाहिए। समझ में आ रही बात, बहुत ज्यादा नहीं, एग्जैक्ट उतना फोर्स जितना कि मोशन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। तो मोशन स्टार्ट कब होता है, लिमिटिंग से ज्यादा होने पे। तो जैसे मान लो कि से 10 न्यूटन लिमिटिंग आ रहा है, 10 न्यूटन लिमिटिंग आ रहा है, उससे थोड़ा सा भी ज्यादा होगा ना तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। 10 से थोड़ा भी ज्यादा मतलब 10.0000000000 मल्टीपल टाइम 01, 10 से ज्यादा हो गया। 10 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 10 से ज्यादा 11 भी है, 10 से ज्यादा तो ये भी है 10.000000 कई टाइम 0, उसके बाद कुछ 2, ये भी 10 से ज्यादा है। मतलब कहने का मतलब जस्ट इनफ फोर्स टू स्टार्ट, मतलब 10 है तो 10 से थोड़ा भी ज्यादा, मान लो 10.0000 मल्टीपल टाइम 0 और 1, इसको लगभग 10 ट्रीट कर सकते हैं ना, उसको लगभग तो 10 ले सकते हैं। तो जस्ट इनफ फोर्स टू स्टार्ट इट मतलब जितना चाहिए उतना फोर्स, यानी कि लिमिटिंग से थोड़ा ज्यादा तो उसको लिमिटिंग के इक्वल ट्रीट कर सकते हैं। और बोला गया सेम फोर्स कंटिन्यू टू एक्ट, यानी बाद में भी उतना ही फोर्स लग रहा है। मतलब 10.00 मान लो 20 टाइम 0, 10.20 टाइम 0 2, 10.20 टाइम 0 फिर 21वां डिजिट जो हो गया वो 2 हो गया, इतना फोर्स हुआ तो इसको हम लगभग 10 लिख सकते हैं। तो उतना ही फोर्स कंटिन्यू टू एक्ट मतलब कि जो एफएस मैक्स है वो आगे भी लग रहा है, बात समझ में आया। और जब मूव करने लगा तब जो फ्रिक्शन लगता है कौन सा लगता है, वो काइनेटिक लगता है।
उतना ही फोर्स बोला कंटिन्यू टू एक्ट, जब उतना ही फोर्स कंटिन्यू लगेगा तो ऑब्जेक्ट तो मूव करने लगा, फिर वो मूव करता ही रहेगा, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक के मैक्सिमम से कम हो जाती है, तो बताना है एक्सेलरेशन। पहले क्वेश्चन समझ में आया? चलो पहले मैं जितना डेटा है चीजें निकालता हूं। हॉरिजॉन्टल ही मामला है तो कोई बात नहीं है खास दिक्कत। एफएस मैक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, न्यू एस एन, और हॉरिजॉन्टल रखा है ब्लॉक तो नॉर्मल एन इक्वल टू क्या लिखते हैं, एमजी लिखते हैं, तो न्यू एस क्या लिखेंगे, एमजी। अब देखो न्यू एस एमजी, इसका वेट कितना दिया है 64, और हॉरिजॉन्टली रखा है तो हॉरिजॉन्टली रखा है तो नॉर्मल एक्शन इक्वल टू वेट ही तो होता है। ये मान लो ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टली रखा है आपका, इसका वेट क्या लगता है एमजी, और ऊपर क्या लगता है नॉर्मल रिएक्शन, सिंपल। तो हॉरिजॉन्टल केस में एन इक्वल टू तो एमजी ही होता है ना, तो यानी कि mg मतलब क्या है, वेट। mg मतलब m इंटू जी यानी कि वेट, और वेट आपको ऑलरेडी क्या है गिवन है, तो हमको mg गिवन है पूरा का पूरा, mg पूरा का पूरा गिवन है 64। तो मैं यहां पे mg की जगह क्या लिख सकता हूं, 64 लिख सकता हूं। तो न्यू एस mg, न्यू एस गिवन है 0.6 इंटू 64, बात आ रही समझ में, 0.6 इंटू 64, ये क्या है एफएस मैक्स। ठीक, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो या ऐसे छोड़ दो, बाद में कैलकुलेशन में काम कर लो, आप जैसे करो। इतना क्या हो गया एफएस मैक्स। अच्छा एफ के निकालते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के इक्वल टू क्या होगा, न्यू के एन, एन तो यही है, न्यू के की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.4, और एन इक्वल टू एम जी ही है, तो एन इक्वल टू एम जी यानी कि क्या होगा 64 ही। पहले बोलो समझ में आया? अब हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है ना। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 64 4 64 कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, दो एक कुछ 10 सेकंड 20 सेकंड लगेगा, तो ठीक है। मैं बता रहा हूं कि मान लो या तो सिंपल डेटा अगर ज्यादा भी रहे तो भी हम, छोटा है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा है अगर आप बड़ा डेटा रहा नंबर तो उसमें टाइम खराब नहीं करेंगे, हम सीधा जो काम करना है सबट्रैक्ट कर लेंगे। क्या बोलना चाह रहा हूं देखो, अब निकालना है मुझे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन हम बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाय टोटल मास। पहले भी देखा था लॉज ऑफ मोशन में भी, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाय टोटल मास। ड्राइविंग फोर्स मतलब क्या है, जो ड्राइव कर रहा है, अपोजिंग मतलब क्या है, जो अपोज कर रहा है, जो रोक रहा है मोशन को, तो ड्राइविंग माइनस अपोजिंग बाय टोटल मास। एक्सेलरेशन यही बोले, ड्राइविंग फोर्स का चल रहा है, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइड बाय क्या होता है, टोटल मास। ठीक, अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में कहा गया ना कि जितना जस्ट स्टार्ट करने के लिए चाहिए उतना फोर्स कंटिन्यू टू एक्ट, यानी स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, इससे हल्का भी ज्यादा होगा, इससे कुछ भी ज्यादा होगा तो मोशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, या और उतना ही फोर्स कंटिन्यू टू एक्ट, यानी एफएस मैक्स चाहिए स्टार्ट करने के लिए, इससे हल्का ज्यादा, इससे पॉइंट थोड़ा भी ज्यादा हो जाए, 0.000 मैक्सिमम टाइम 0 भी ज्यादा हो जाए, 0.1 समथिंग, तो भी क्या होगा, मोशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी आगे इतना ही फोर्स हम लिख सकते हैं, यानी ड्राइविंग फोर्स यहां पे क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स यानी कि एफएस मैक्स। और जब चलने लगा तो कौन सा फ्रिक्शन बात करते हैं, काइनेटिक, तो अपोज कौन करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के डिवाइड बाय टोटल मास। और टोटल मास को देखो, मास हमको ये क्या दे रखा है, वेट mg दे रखा है, ये दे रखा है ना mg इक्वल टू कितना दे रखा है 64, mg इक्वल टू 64, तो मुझे m चाहिए, तो m इक्वल टू मैं बोलूंगा क्या 64 बाय जी, m इक्वल टू बोलेंगे 64 बाय जी। मैंने g को g में इसलिए छोड़ा क्योंकि आंसर में g में ही रखा गया है, तो m इक्वल टू हम लिख लें, m की जगह पे टोटल मास 64 बाय जी। और एफएस मैक्स मेरा ड्राइविंग यही है, सेम फोर्स कंटिन्यू टू एक्ट लिखा है, तो 0.6 इंटू 64 माइनस अपोजिंग फोर्स 0.4 इंटू 64 डिवाइड बाय 64 बाय जी, 64 बाय जी, जी को ऊपर ले जा सकते हैं, क्या हो जाएगा इंटू जी। एक काम करते हैं, सब में से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, सब में से 64 कॉमन आ जाएगा, 64 काम तमाम, 0.6 में 0.4 जाएगा, कितना हो गया 0.2, तो आंसर क्या हो गया 0.2 जी। तो क्वेश्चन समझ में आया सर? हाँ बोलो। क्वेश्चन का लैंग्वेज ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले क्या बोला गया,
कि एक ब्लॉक है, ठीक है, उस पर जस्ट इनफ फोर्स दिया गया टू स्टार्ट द मोशन। जस्ट इनफ फोर्स मतलब क्या है? लिमिटिंग से हल्का भी ज्यादा। तो लिमिटिंग मान लो कि से हल्का भी ज्यादा, तो लिमिटिंग मान लो 10 आ रहा है, उससे थोड़ा भी ज्यादा मतलब 10.00000050 टाइम 01 भी उससे ज्यादा होता है, तो उस पे मोशन क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। अब 10 पॉइंट थोड़ा भी ज्यादा, जस्ट उतना ही बोला गया, तो 10.50 टाइम 01 भी करेंगे तो उसको लगभग 10 ट्रीट कर सकते हैं ना। और क्वेश्चन में क्या कहा गया? आगे भी उतना ही फोर्स लग रहा है जितना स्टार्ट करने में लगाया गया था। और स्टार्ट करने में कितना लगाया गया था? बस उतना ही जितना जस्ट स्टार्ट करने के लिए चाहिए। मतलब स्टार्ट करने के केस में, यानी अब जो फोर्स कंटिन्यूअसली लग रहा है, जो उसको ले जा रहा है, मोशन करा रहा है, ड्राइव कर रहा है, वो क्या एफ एस मैक्स के इक्वल लिख सकते हैं? पहले बताओ, ये क्लियर है? तो ड्राइविंग फोर्स को हम एफ एस मैक्स लिख सकते हैं। ये रुका हुआ है कि मोशन कर रहा है? हाँ, कोई क्वेश्चन पर जस्ट मोशन नहीं लिखा है, जस्ट इनफ फोर्स लगाया गया टू स्टार्ट द मोशन। इनफ फोर्स लगाया गया टू स्टार्ट द मोशन। मोशन स्टार्ट करने के लिए इतना चाहिए, इतना ही फोर्स लगाया गया, इससे हल्का सा ज्यादा, तो लगभग इतना ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद इतना ही फोर्स कंटिन्यू टू एक्ट। अब अगर हमने ब्रेक कर दिया ना ऑब्जेक्ट का लिमिटिंग को, तो ऑब्जेक्ट चलने लगेगा, उतने फोर्स पे चलता लगेगा, और फ्रिक्शन जो काइनेटिक होता है वो लिमिटिंग से कम होता है। तो काइनेटिक की वैल्यू देखोगे भी लिमिटिंग से कम है, 0.64 इंटू 0.4, और ये है 0.6। तो क्या है कि ये मोशन क्या हो गया? स्टार्ट कर दिया ना इस फोर्स ने, ब्रेक कर दिया बॉन्ड ना, तो इस फोर्स ने मोशन स्टार्ट कर दिया। अब ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में, रेस्ट में नहीं है। बात समझ में आया? तो ऑब्जेक्ट मोशन में किस फोर्स के कारण? एफ एस मैक्स के कारण। तो इस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट मोशन पे ड्राइव कौन सा कर रहा है? ये फोर्स कर रहा है। अब चूंकि ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो ऑब्जेक्ट मोशन में लगने वाले फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? काइनेटिक। जहां मोशन में आ गया, फिर हम बात इसकी नहीं करेंगे स्टैटिक की। जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक। यानी अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो एफ के लगेगा। बात समझ में आ रही? तो अपोज कौन करेगा? एफ के करेगा। तो ड्राइविंग कौन करा? एफ एस मैक्स। इससे थोड़ा ज्यादा करेगा तो उसको लगभग एफ एस मैक्स ट्रीट कर सकते हैं। तो ड्राइव ये करेगा, अपोज ये करेगा, तो ड्राइविंग माइनस अपोजिंग, डिवाइड बाय टोटल मास। मास यहां से लिख सकते हैं, mg वेट है, तो इक्वल टू m इक्वल टू दिस। पहले बोलो, समझ में आया? अभी भी कहीं दिक्कत है, कुछ भी दुख तकलीफ तो पूछ सकते हो। क्लियर हुआ मामला? ठीक, नोट कर लो। एक क्वेश्चन लिखो, a 2 kg mass starts from rest, a 2 kg mass starts from rest on an inclined स्मूथ सरफेस। इंक्लाइंड स्मूथ का मतलब क्या होगा? फिक्शन नहीं है इसमें, इंक्लाइंड प्लेन पे फिक्शन नहीं है। इंक्लाइंड स्मूथ सरफेस लिखो, इंक्लाइंड स्मूथ सरफेस विथ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। इंक्लाइंड स्मूथ सरफेस विथ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, ठीक है ना? इंक्लिनेशन 30 डिग्री, ठीक। एंड लेंथ 2 मीटर। इंक्लिनेशन 30 डिग्री मतलब इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। एंड लेंथ 2 मीटर, इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ दे रखी है 2 मीटर। लिखो उसी में, हाउ मच विल इट ट्रेवल after the inclined surface, मतलब inclined surface के बाद, travel after the inclined surface before coming to rest, ठीक है। horizontal surface just after the inclined having the coefficient of friction
हैविंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू इक्वल टू 0.25, न्यू इक्वल टू 0.25, न्यू इक्वल टू 0.25, ठीक है, न्यू इक्वल टू 0.25। और पूरा जो कंडीशन है वो आपको फिगर में इंडिकेट किया हुआ है। क्या है मैं समझा दे रहा हूं। ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ ये L है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 30 डिग्री। ये ब्लॉक आ रहा है इंक्लाइंड से, फिर इंक्लाइंड के जस्ट बाद ये ब्लॉक आया किस पे, तो यही सेम ब्लॉक है, जस्ट इंक्लाइन के बाद इंक्लाइन खत्म होगा, ये हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे आ जाएगा। तो आपको बताना है रफ सरफेस पे ये और कितना चलेगा रेस्ट में आने से पहले, चूंकि रफ पे फ्रिक्शन है तो क्या होगा, ये रेस्ट पे भी आएगा। ऑप्शन चाहिए तो 4 ऑप्शन दे देता हूं। A इक्वल टू 2 मीटर, B इक्वल टू 4 मीटर, C इक्वल टू 6 मीटर और D इक्वल टू 8 मीटर। ये 4 ऑप्शन है, सोचो जरा, देखो ठीक। क्वेश्चन समझ गए क्या? देखो कुछ बात नहीं है, सिंपल। ब्लॉक यहाँ पे है, शुरू में ब्लॉक क्या बोला गया, रेस्ट में है, मतलब u क्या है 0 है वेलोसिटी। फिर यहाँ पे है, यहाँ वेलोसिटी मान लो से v है कुछ, ठीक। अब इसके बाद फिर कहाँ आएगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कहीं ना कहीं रुक जाएगा, तो जहां रुक गया वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। मान लो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया, इसको बोल दिया कुछ से v'0। पूछा गया और कितना चलेगा किस पे, हॉरिजॉन्टल पे, यानी हमको ये वाला डिस्टेंस बताना कितना, ये हमने मान लिया से x, हमको बताना ये x कितना है। क्वेश्चन समझ गए? अब चूंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्रिक्शन है, इंक्लाइन तो स्मूथ है, तो ये जो रुकेगा इसी पे रुकेगा, वेलोसिटी कम होते तो रुक जाएगा, पहला बात। दूसरी बात, एक बात सिंपल समझो कि ये इंक्लाइन से यहां आया, अब मुझे यहां की वेलोसिटी अभी नहीं पता, अगर यहां की वेलोसिटी पता कर लूं तो इंक्लाइन प्लेन के लोएस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी फाइनल, इंक्लाइन के लिए जो फाइनल वेलोसिटी होगी वही इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगी। अगर v इसके लिए वेलोसिटी है, यही वेलोसिटी इसके लिए इनिशियल होगी हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए, तो हॉरिजॉन्टल के लिए अगर मैं v पता कर लूं तो v पता कर लूं, ये तो पता है रुकने का मतलब 0 हो गया, ये पता कर लूं, ये पता हो जाएगा, ये पता हो जाएगा, s पता करना है, डिस्टेंस ही पता करना है, s पता करना है, a किसी तरह देखते हैं कैसे निकलता है। अगर मैंने a निकाल लिया और ये निकाल लिया तो v पता है, इसके लिए ये u का काम करेगा, u पता है, a पता है, s नहीं निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से, v² - u² = 2as। तो पहले मैं यहां v पता करता हूं जो इजीली पता हो सकता है। अब इंक्लाइन प्लेन की लेंथ दे रखी है ना l, अब इंक्लाइन प्लेन पे ये पता है, u पता है, इंक्लाइन पे आ रहा हूं, इंक्लाइन का इनिशियल पता है, इंक्लाइन का फाइनल पता है, इंक्लाइन पे डिस्टेंस पता है। इंक्लाइन प्लेन पे a क्या लिखते हैं, इंक्लाइन प्लेन पे एक्सीलरेशन क्या लिखते हैं, इंक्लाइन प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट कितने से नीचे आता है, कई बार बता, इंक्लाइन पे g sin थीटा से नीचे आता है, और यहां पे थीटा क्या है 30 डिग्री, तो g sin 30। इंक्लाइन प्लेन पे एक्सीलरेशन क्या लगता है g sin थीटा, एक्सीलरेशन का अलग अलग बताया था। हॉरिजॉन्टल में a किसी को ड्रॉप कर रहे हैं, फ्री फॉल हो रहा है, तो a = g, वही चीज इंक्लाइन पे जब आता है कितना से आता है g sin थीटा, कई बार बता चुके हैं। तो इंक्लाइन प्लेन पे एक्सीलरेशन क्या होगा g sin थीटा। मैं लिख रहा हूं इंक्लाइन प्लेन के लिए, इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन पे एक्सीलरेशन है मेरा g sin थीटा, चाहो तो वैल्यू रख दो वहां पे या फिर यहां पे निकाल लो जैसे भी चाहते हो, और थीटा कितना दे रखा है 30, तो g sin 30। क्वेश्चन में g की वैल्यू कुछ कहा जाए तो ठीक है, ना कहा जाए तो आप जो भी ले सकते हो। ऐसे क्वेश्चन में कहा देता है तो कहा दिया, मान लो g की वैल्यू 10 ले लिया, 10 मीटर/सेकंड², ठीक है, तो g की वैल्यू क्या है 10 है, तो g 10 ले लिया। साइन थीटा साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, तो g a कितना आ गया 5 मीटर/सेकंड²। क्लियर है, a निकल गया। अब मुझे a पता है इंक्लाइन पे डिस्टेंस पता है कितनी लेंथ है, इंक्लाइन की लेंथ ही चलेगा, s पता है, a पता है, u पता है, v नहीं पता कर लेंगे, v² = u² + 2as। तो मैं अब लगा रहा हूं इक्वेशन मोशन v² बिल्कुल u² + 2as। तो यहां से अगर लिखते हैं तो
बिल्कुल v स्क्वायर इक्वल टू u क्या है 0, सिंपल 2s, a कितना निकाले हैं 5, s क्वेश्चन में गिवन है इंक्लाइन की लेंथ कितना गिवन है 2 मीटर, तो 2, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 दूना 10 दूना 20 ना, हाँ 2√5 या सिंपल √20 लिखो, क्यों झंझट पाले, यही है, v निकल गया ना, कोई दिक्कत। अब ये जो इसकी फाइनल मिला इसके लिए इनिशियल मिल जाएगा ना, हो जाएगा, तो हमको u पता है, यहाँ पे रब के लिए u पता हो गया, रब के लिए v पता है, रुकने का मतलब 0, x निकालना है यानी s निकालना है, a एक अननोन बच रहा है, a पता करें। अब रब पे a क्या होगा समझना, हॉरिजॉन्टल सरफेस की अब मैं बात कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो आगे बढ़ेगा किससे बढ़ेगा, f इक्वल टू ma से आगे बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ा है सिंपल, तो f इक्वल टू ma, तो f इक्वल टू ma, ये आगे बढ़ना चाहेगा और फ्रिक्शन क्या लगेगा, उल्टे डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन क्या लगेगा न्यू एन, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे n क्या होगा mg, तो हम लिखेंगे न्यू एन इक्वल टू न्यू mg, तो m से m चला गया, तो a इक्वल टू क्या होगा न्यू जी, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर फ्रिक्शन है तो एक्सीलरेशन क्या होता है न्यू जी, न्यू कितना है क्वेश्चन में दे रखा है 0.25, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, और g को बोला गया 10 लेने को, तो 10 ले लिया, तो ये कितना आ गया 2.5, तो एक्सीलरेशन आ गया 2.5, बस हो गया काम, हॉरिजॉन्टल पे एक्सीलरेशन मिल चुका है, हाँ, फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन अगेन लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल पे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, अब v मेरा फाइनल क्या है v डैश लिखा है, v डैश का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, u के जगह पे हमने क्या लिखा है v स्क्वायर प्लस 2a और डिस्टेंस को माना है x, अब v डैश रुकने का मतलब क्या है 0, 0 का स्क्वायर, v जो इसका फाइनल होगा उसके लिए इनिशियल होगा, इसका स्क्वायर √20 का स्क्वायर क्या होगा 20, तो 20 प्लस 2s, अब देखो रुक रहा है ना तो रिटार्डिंग फोर्स है, रुक रहा है ना तो रिटार्डिंग फोर्स है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा नेगेटिव लेंगे, एक्सीलरेशन को क्या लिखेंगे नेगेटिव, क्यों लिखेंगे क्योंकि ये एक्सीलरेशन रिटार्डेशन देगा, क्योंकि वेलोसिटी कम होते 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 रुक जा रहा है, वेलोसिटी घट रही है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है नेगेटिव, तो लिखेंगे -2s, या फिर नहीं लिखना चाहते हो प्लस ही लिखो, a की वैल्यू क्या आएगी माइनस में आएगी, माइनस का मतलब क्या होगा रिटार्डिंग एक्सीलरेशन, तो आप जैसे लिखो, तो 2a कितना है 2.5, सॉरी x नेगेटिव आ जाएगा, x नेगेटिव का मतलब रिटार्डिंग वाला ले लिया था इसलिए, तो 2.5 इंटू x, ठीक, अब इसको सिंपल सॉल्व कर लो, अब इसको करोगे उसको उधर ले आओगे, 2.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 5, 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, तो x इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा 20/5 मतलब 4 मीटर, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 मीटर। पहले बताओ ये क्लियर हुआ, तो क्या क्या चीजें इसमें पता लगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, एक तो पता लगा इंक्लाइन पे एक्सीलरेशन क्या लेना चाहिए g sin थीटा लेना चाहिए, पहली बात पता चला इंक्लाइन पे एक्सीलरेशन क्या लेना चाहिए g sin थीटा लेना चाहिए, दूसरा क्या पता लगा, दूसरा ये कि अगर हॉरिजॉन्टल पे चल रहा है तो ma इक्वल टू क्या होगा, ma से आगे बढ़ेगा फ्रिक्शन रोकेगा न्यू एन, तो न्यू mg, क्योंकि इस केस में नॉर्मल एक्शन क्या लगता है mg हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो a इक्वल टू क्या यूज करेंगे न्यू जी, फिर से इक्वेशन मोशन लगा दिया, तो समझ में आया, तो इसको नोट डाउन कर लो।